नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक फिर से आए हैं देसी मुर्गी फार्म। यहाँ पे एक कुछ अमेजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फार्म है, आपको बता दें, देसी मुर्गियों का फार्म है। डबल एफजी मुर्गी यहाँ पे पालन हो रहा है और अंडे की पर्पज से अभी मुर्गी पालन हो रहा है। और ये जो फार्म है, 2 यूथ जो इंजीनियर हैं, बीटेक करने के बाद 8-9 साल इंजीनियरिंग नौकरी करने के बाद भी, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद भी क्यों आए फार्मिंग में, इसके विषय में पूरा बात करने वाले हैं। वो भी देसी मुर्गी फार्म में ही क्यों आए, अदर भी कोई अदर काम हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, उसमें ना जाकर के फार्म में ही क्यों आए और देसी मुर्गी फार्म में, इस पे पूरे विषय में बात करेंगे और आपको देंगे पूरा जानकारी। डबल एफजी का कितने दिन में तैयार होती है, कब अंडा देती है और कितना अंडा देती है, क्या प्रॉफिट क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले बोलना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हाल ही में ही मतलब लगभग होली के एक दिन पहले ही 1000 सब्सक्राइबर हिट हुआ है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए यूनिक वीडियो लेकर के आते रहेंगे और उसके बाद से आपको फार्मर से मिलाते हैं और बात करेंगे इसके बारे में। तो नमस्कार सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम विक्रांत है जी, और मेरे दोस्त का नाम है एमडी सद्दाम हुसैन जी। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं जी, और हम लोग लगभग साथ में ही बीटेक किया हुआ है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमारा था, लेकिन हम दोनों ने बीटेक किया हुआ है, दोनों ने नौकरी करी है। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें तो मैं 2012 का पास आउट हूँ बीटेक गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, ग्रेटर नोएडा से। और फिर उसके बाद मैं कई जगहों पर नौकरी करी है, जैसे आज तक में किया था मैंने कुछ महीनों। आज तक न्यूज़ जो होता है, हाँ, आज तक न्यूज़ चैनल में मैं एज ए आईटी प्रोफेशनल के तौर पे मैंने काम किया हुआ है जी। उनका डीएनएस और डीएस सर्वर देखता था जी। बेसिकली मैंने डीएनएस और डीएस सर्वर पे ही काम किया हुआ है, जहाँ भी काम किया है। फिर एनडीटीवी में 14 महीने मैंने काम किया है, और उसके बाद में HCL इन्फो सिस्टम है, एक जो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका, नोएडा में, वहाँ काम किया है। और लास्ट मेरी जो कंपनी थी जिसमें मैं 4 साल काम किया था, वो अमर उजाला है। पहले दिल्ली में नौकरी करी थी, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था तो इलाहाबाद किया था, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मेरा छत्तीसगढ़ गया था, और वहाँ से रिज़ाइन करके मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। तो क्यों सर 8-9 साल आप इंजीनियरिंग भी रह चुके हैं, मतलब काम करने के बाद और बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के बाद, उसके बावजूद क्यों आपको फार्मिंग में आना पड़ा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस मटेरियल्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, हमने इंजीनियरिंग कर लिया था क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास पैसे ज़्यादा हो, या फिर उस समय रुझान मेरा उधर की तरफ था जी। लेकिन एक टाइम बीइंग के साथ चेंज होता गया, और बाद में जब हम नौकरी पेशे में आए तो लगा कि नहीं, जितनी मेहनत और जितना पैसे के लिए मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, कंपनी में लोगों के और के अंडर में काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों से सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है। जैसे बॉस की बातें अगर ले ली जाए तो अगर कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको आपको फटकार भी पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सारे 100% सही है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुनना पसंद नहीं करते, उसमें से मैं हूँ जी। बॉस फ्री लाइफ जीना पसंद है आपको? मेरे को किसी के अंडर में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और ये तब समझ में आया जब मैं नौकरी पेशे में आया था। इंजीनियरिंग कर रहा था तब तो बहुत सारे ख्वाब थे कि ये करूँगा, वो करूँगा, लाइफस्टाइल अलग होगी। हाँ, लाइफस्टाइल अलग थी भी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लाइफस्टाइल अलग होते भी हैं, लेकिन हाँ, वो कुछ चीज़ें थी जो नहीं अच्छा लगा, जैसे बॉस का बात सुनना, वो डांट वगैरह, वो सब चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि कुछ अपना ही करेंगे, और अपने में ऐसा था कि बहुत बड़ा कुछ सोचा नहीं था। एक काउंटर बिजनेस का काम अपना ठीक नहीं था, कि काउंटर बिजनेस अपने को ठीक नहीं लगा। प्रोडक्शन यूनिट में मेरे को कुछ काम करना था, उसमें कई सारे रिसर्च किए थे मैंने, जैसे डेयरी फार्मिंग पे मैंने रिसर्च किया था 6-8 महीने के आसपास। बायोफ्लॉक पे मैंने खुद का एक टैंक बनाया, तो मैंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मैं खुद का टैंक अपने घर पे बनाया, 1 साल तक बढ़िया रन किया उसको। उसमें से मैंने मुझे लगता है कि 70-80 kg छोटे से टैंक से मैंने प्रोडक्शन भी किया है। उसके बाद मुझे डबल एफजी के बारे में किसी ने बताया, तो एक है मोतीपुर में ही हमारे आसपास में, किसी ने बताया कि उनसे मिली है, वो कुछ शायद आपको एडवाइस करेंगे। तो मैं उनसे गया, तो मैं फिर इनके बारे में पता किया, और इनके सब के थ्रू ही मैंने सब कुछ पता किया कि इनसे कितना लागत लगती है, कितने अंडे देती है, क्या इनका फीडिंग कॉस्ट है, और क्या प्रोडक्शन आएगा। तो मुझे लगा कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आपने डेयरी फार्मिंग पे भी बहुत सारे आपने रिसर्च किए, तो वो क्यों नहीं किया, तो उसमें क्या है ना कि उसमें आपको बहुत सारा लैंड चाहिए था जी।
कमर्शियली आप करना चाह रहे हैं तो 100, 50, 70 भी गायें आप रखते भी हैं, जैसे प्रोडक्शन आने हैं, तो उनको खिलाने के लिए आपके पास बड़ा सा लैंड चाहिए। हरे चारे के लिए भी जगह चाहिए। हरे चारे की जगह चाहिए। हरे चारे के बिना सक्सेस नहीं है डेयरी फार्मिंग। और उसके बाद में वो और भी कई चीज़ें थी जो छोटे मोटे टेक्निकल्स हैं, वो नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वजह से उसको छोड़ दिया। बायोफ्लॉक की बात की जाए तो हम प्रोसेस में हैं। हाँ, इसको करने के बाद इधर आप देखेंगे कि हमारा उधर पपीते की खेती हो रखी है, वो अगले साल वो खत्म हो जाएगी। पपीते की खेती हटा देंगे, उस पर फिर बायोफ्लॉक का कुछ टैंक्स बैठाएंगे और अपन उस पर काम करेंगे। तो इसकी बात करें तो सर, आपने कब स्टार्ट किया था मुर्गी फार्म और कितने मुर्गियों से स्टार्ट किया था? अपना बहुत टाइम नहीं हुआ, इसी 2020 के मई के आसपास में, मई अप्रैल के आसपास में, मई जून के आसपास में हमने शुरू किया था जी। और उसमें हमारा था 1785 बर्ड्स हमने रखे थे। अच्छा, 1785 बर्ड लाए थे। हाँ। डबल FG का ही? डबल FG का ही। क्या रेट पड़ा था सर? उसमें मुझे जो पड़ा था वो 80 रुपए का एक पैरेंट चूजा मिला था। एक पैरेंट चूजा 40 रुपए पर बर्ड के हिसाब से? नहीं, पर बर्ड 80। पर बर्ड 80 रुपीज? हाँ। अच्छा। पेरेंट है हमारा। अच्छा। मतलब इनके अंडे जो आएंगे, जो अंडे हम आपको दिखाएंगे बाद में, इनके अंडे आते हैं तो मेरे इन बच्चों के अंडे से आपको 80 किसी ने तो 90% भी हैचेबिलिटी बताया कि 100 अंडों से 90 बच्चे निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में, मैं अपने एरिया में भले मैं 8-10 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन जितना डिमांड मेरे अंडों का है जी, शायद ही किसी अंडों का होगा। क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मैं वही काम करूंगा जो मुझे भाएगा जी। और मुझे अगर आप टू बी ऑनेस्ट अगर आप पूछेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इनका मैनेजमेंट मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इनको समझता हूँ मैं। इनको समझ जाता हूँ कि ये जब बोल रही है तो इनको क्या चाहिए। और यही सबसे अच्छी बात है, आप अपने बिजनेस को समझ गए तो आप सक्सेस है। अभी मैं सक्सेस हूँ नहीं हूँ ये बात की बात है, लेकिन हाँ, मैं इनको जानता हूँ कि अगर ये बोल रहे हैं तो इनको क्या चाहिए करके। हाँ, तो मेरे को ये अच्छा लगता है काम, तो मैं शुरू कर दिया था। 1785 बर्ड से शुरू किया था। उस समय छोटा चूजा था तो उसमें समझ में नहीं आता कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो मुझे लगता है कि 400-500 उसमें मेल आ गए थे ज़्यादा, तो उसको मुझे सेल आउट करना पड़ा था। अच्छा खासा पैसा दिया था उस समय, करीब 2-2.5 लाख रुपए में मैंने उनको बेचा था। क्या रेट गया था लगभग किलो की? उस समय मैंने थोक के रेट में 150 के आसपास में 150 के केजी के हिसाब से? केजी के हिसाब से उनको बेचा था जी। और उसके बाद में कुछ मोर्टेलिटी हुई थी क्योंकि नया काम था मेरा जी। तो अपने बिहार में 4 सीजन होते हैं, हर सीजन में आपको कुछ ना कुछ नया तैयारी करनी होती है। हो सकता है मेरे तैयारी करने में लेट हो गया तो मोर्टेलिटी होती है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि कच्चा बिजनेस है और लाइफ स्टॉक का काम है जी। तो इसमें पोल्ट्री साइंस कहता है कि कितना भी अच्छा मैनेजमेंट आप कर लें तो 1% मोर्टेलिटी आपको मंथ में निश्चित है, उतना तो होना ही है। हाँ, पोल्ट्री साइंस कहता है, मैं आप नहीं कह रहे। तो उस हिसाब से होता है अपना 1-2% का, ऐसा नहीं है। तो जब चूजा ये जब डाले थे, ये लगभग कितने ग्राम के थे उस समय? ये मुझे लगता है कि वही 45 ग्राम के। और कहाँ से मंगवाए थे लगभग? ये मेरा भंडारी है, उनसे लिया था मैंने, भंडारी वालों से। भंडारी जो जिनका दाना भी आता है? जिनका दाना भी आता है, उन्हीं कंपनी से उन्हीं से लिया था। सर, ये जो आप फार्म बनवाए थे, ये कब बनवाए थे और क्या कॉस्टिंग पड़ा था और इसका एरिया क्या है, इसके बारे में बताइए। यही 2019 के मई से शुरू किया था हमने, मई जून से। और ये एरिया अपना 8 कट्टे का है। 8 कट्टे का पूरा फार्म? जितना बाउंड्री सारा? पूरा सारा बाउंड्री जो हमने किया 8 कट्टे का है। उसमें चूजों को रहने के लिए, मुर्गियों को रहने के लिए कितना जगह है? अपना 2400 स्क्वायर फीट का अपने फार्म बनवाया है। 2400 स्क्वायर फीट का, जो 98 फीट लंबा है। अंदर का जो चौड़ाई है वो 26 फीट है। 26 फीट है, हाँ। और आप देख सकते हैं कि उस पर हमने पहले तो थर्मोकॉल से बनवाया है, नीचे थर्मोकॉल डलवाया है, फिर उसको प्लास्टिक की चादरें दिलवाई है जिसमें वो पानी अंदर न जाए। फिर वो ठंडक के लिए हमने एकड़ी उकड़ी डलवाया है सब जी। फूस भी बोला जाता है, जिसको फूस कहते हैं, वो फूस डलवाया है जी। तो ठंडक तो रहती है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें जो कॉस्टिंग पड़ी थी वो मेरे को लगता है कि 7 लाख के आसपास तो सिर्फ उसकी कॉस्टिंग थी, सिर्फ फार्म बनवाने की। अच्छा। और ये जितने भी आपको दिख रहा है ये फार्म जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे 7 लाख के आसपास का था।
और टोटल लागत क्या आ गया था? टोटल मेरा अभी जब तक मेरा प्रोडक्शन आया था तब तक 14 लाख 15 लाख के आसपास। प्रोडक्शन आने तक? हाँ, प्रोडक्शन आने तक। मतलब चूजों का जैसे कि जितना मुर्गी उर्गी सबका रेट लेकर के बता रहे हैं? हाँ। अभी आप अंडे सेल कर रहे हैं? अंडे सेल कर रहे हैं। तो अभी अंडा आपके पास कितना उत्पादन हो रहा है और कहाँ सेल कर रहे हैं इसको? अभी जैसे बताया मैंने आपको कि 1785 हमने लिया था, उसमें कुछ मोर्टालिटी हुआ था हमारे नहीं जानने की वजह से जी। और उसके बाद में कुछ 500-600 बच्चे हमने बेचे भी हैं जी। तो कुल मिला के अब अपने पास 1000 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है। और 1000 में से अपना अंडा जो आता है वो 550 के आसपास अभी आ रहा है। 500 के आसपास आ रहा है। हाँ। तो इसको कहाँ सेल कर रहे हैं और क्या रेट सेल हो रहा है? देखिए, इसमें थोड़ा उल्टा है। ये क्या है, अपन इसको हैचरी के लिए यूज करते हैं, जो हैचेबल एग्स हैं ये। जी। ये हमारे पास 10% इसमें मुर्गा है जो 4.5-5 kg का मुर्गा है जी। ये मुर्गियाँ जो है वो 2.5 kg के आसपास की हैं, 2.25 kg 2.5 kg के आसपास की मुर्गी है। तो और इनका हमारा जो अंडे का हैचेबिलिटी रेट है वो मतलब 87 से 90% के आसपास का है। 87% से 90% के आसपास का है। और ये एरिया का सबसे बढ़िया अंडा हमें माना जा रहा है, मेरे को सबसे बढ़िया किसान माना जा रहा है अगर आप कहें तो। इसलिए सेलिंग आपका अंडे सेलिंग होने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? मेरे पास सिर्फ 500 अभी अंडे हैं। हमने दूसरा अभी फार्म बनाना शुरू किया हम दोनों भाई ने। ये मिट्टीकरण करवाया है, इसी पे एक और फार्म बनवाने जा रहे हैं। हमने सारा मटेरियल गिरवा लिया है और उसमें हम FFG का बच्चे अब डालेंगे। ये तो FFG के बच्चे हैं। और अंडे में क्या अपना सेल में क्या है ना, गर्मियों में अच्छा सेल है। क्योंकि गर्मियों में फार्मर्स क्या है ना पालते हैं। अभी तो गर्मी आ चुकी है। हाँ, तो गर्मियों में बढ़िया सेल हो रहा है। हाँ, अभी 11 रुपए हमारा अंडा जा रहा है। 11 रुपए अंडा जा रहा है अभी? 11 रुपए। रेट तो अच्छा खासा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। और हम सिर्फ इन 5 अंडों को क्या है, ये 500 अंडों को मैं 2 लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक को, क्योंकि सबको देना है। हाँ, सही बात है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं कि 5 दिन का अंडा किसी एक को दे रहे हैं। अच्छा। और फिर 5 दिन का, अगले 5 दिन का अंडा किसी और को गैप कर करके दे रहे हैं। हाँ। जी। और दोनों से हमने एडवांस, दोनों अब खुद ब खुद एडवांस दे के रखे हुए हैं कि आप मेरा अंडा किसी को देना नहीं करते। एडवांस में ही बुकिंग हो जा रहा है? मेरा एडवांस में ही बुकिंग। आप आए थे तो शायद आपके सामने ही आए हुए थे, मोतीपुर से थे। उनने मेरे को 20,000 एडवांस करके अभी गए। और तो 2 लोगों का, एक मोतिहारी में चंचल सिंह है उनसे, और ये दोनों लोगों से हमारा टाई अप है। वो 5 दिन का अंडे बोले जाएंगे, फिर अगले 5 दिन का अंडे मोतीपुर जाएगा, फिर अगले 5 दिन का मोतिहारी जाएगा। तो अपन ऐसे करके अभी सेल है। ठंड में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि कमर्शियली बेचना पड़ता है इसको एज ए एडिबल खाने के तौर पे। सर्दियों में क्या रीजन हो जाता है? हैचरी बढ़िया से हैच इसलिए नहीं होता, नहीं हैच होता है जी, लेकिन फार्मर्स पाल नहीं पाते हैं। फार्मर पाल नहीं पाते वजह से सर्दियों क्योंकि सबसे ज्यादा चूजे जो मरते हैं सर्दियों में ही मरते हैं। मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से मरते हैं। सही है। तो उस समय वो पाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फिर फार्मर्स अपना फार्म 2-3 महीने के लिए बंद कर देते हैं। तो जब वो बंद कर देंगे तो अपन तो जो डिपेंडेंट है वो फार्मर्स पे ही है। जब तक वो पालेंगे नहीं तब तक हम प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है हमारे। और जब प्रोडक्शन हो भी जाएगा तो सेल नहीं हो पाएगा। तो उसको कमर्शियली हम सोचते हैं कि चलो निकल जाता है। कमर्शियली मार्केट बनाना ही पड़ेगा इसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ हैच के लिए ही आप अंडा निकालें और हैच के चक्कर में पड़े रहे। तो क्या है, गर्मियों में तो आपका हैच हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में तो आपको खाने के तौर पर किसी न किसी मार्केट ढूंढना पड़ेगा। सर्दियों में तो काफी अच्छा डिमांड होता है अंडों का, खाने के लिए डिमांड होता है। लेकिन मैंने जो पिछली बार जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि इतने अंडों का, जैसे 500-600 अंडों का आपका कंज्यूम कर पाना है या फिर आप उसको मार्केट में देना, क्योंकि इनका थोड़ा रेट ज़्यादा होता है जी। क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ही पड़ता है 6 रुपये। अच्छा। तो मैं अगर 6 रुपये से बढ़ के अगर 6.25, 6.5, 7 रुपये तक नहीं बेची तो फिर कोई फायदा नहीं। और मैं, चूँकि आपको पता है कि मैं बिहार के किसी एक गाँव से हूँ जी। मेरा बेनीपुर और खिजीपुरा पंचायत पड़ता है जी, और ये केसरिया के आसपास है जी। तो ये चूँकि रूरल एरियाज में आता है, तो यहाँ इतना महंगे अंडे कोई खाना चाहता नहीं। और जो खाते हैं वो 1-8 ट्रे लेके जाते हैं, तो उससे हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। तो मैंने अपना एक मार्केट और बनाया है, जैसे कानपुर में है। कानपुर में किसी से बात हुई है, लखनऊ में बात हुई है, और भी बहुत है। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर आसपास में भी हमारी है, जहाँ पे हमें लगता है कि मैं मार्केटिंग कर पाऊंगा इस बार, क्योंकि उसमें तो नया था तो दिक्कत हो रही थी। अभी इस बार कर लेंगे अपन मार्केटिंग। लेकिन हाँ, ये है कि वो रेट नहीं जाएगा उसमें 7 रुपये 8 रुपये 7 रुपये 8 रुपये जाता है। थोड़ा कम रेट जाएगा लेकिन चला जाएगा। हाँ, लेकिन हम कर लेंगे। प्रॉफिट देकर ही जाएगा ना? हाँ, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन दे के जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आप जो दाना खिला रहे हैं वो कौन सा कंपनी खिला रहे हैं और पर बट दाना का खर्चा कितना आ रहा है? हाँ, देखिए, मैं आप अगर देख पाएंगे तो वहाँ नॉर्वो है,
हमारे यहाँ गोदरेज भी हमने खिलाया था, हमने स्काईलार्क भी खिलाया था, हमने अनमोल का भी खिलाया था। लेयर फीड, हाँ लेयर फीड खिलाया था। जी जी। नहीं, मैं शुरू में मैंने तो ग्रोअर्स भी खिलाया था। लेकिन हम लोग जितने फीड खिलाए उन सब में मुझे AVIS अल्ट्रा करके एक नई कंपनी आई मुजफ्फरपुर में है, उनका दाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, रेट्स तो मैं उसके बाद पता नहीं किया, रेट्स 19-20 हो सकते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो AVS का जो दाना है, मेरा प्रोडक्शन एकदम से मुझे लगता है कि 20% बढ़ाया था। अच्छा। हाँ, 20% के आसपास प्रोडक्शन बढ़ा था महज 15 दिन खिलाने के बाद। और उसके बाद में इनके खिलाने से बर्ड्स में ग्रोथ भी बढ़िया आया था। हाँ, प्रोडक्शन भी अच्छा आया था। और मुझे लगता है कि इनमें जो डिजीज़ के जो चांसेस थे वो थोड़े कम हो गए थे। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैंने बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनमें कई सारी चीज़ें होती है। जब आप कोई फीड खिलाते हैं, अगर वो फैक्ट्री से ही अगर वो मॉइस्चर करके आ गया तो उसमें कई सारी बीमारियाँ भी आ सकती हैं। हाँ, बीमारी आती है, गाउट हो जाता है, आपको कोराइजा और कई सारी बीमारियाँ होती है जो हो जाती है फीड की वजह से। लेकिन अपन जब AVS खिलाना शुरू किया तो वो ये सही था। हाँ। अच्छा, मेडिसिन की बात किया जहाँ पे, तो आप दाने में मेडिसिन देते हैं या किसी और तरीके से? मेडिसिन जैसे 2-3 चीज़ें मेरा शेड्यूल है जी। अगर आप देखेंगे मेरे पास जो मेडिसिन हैं उसमें क्या है कि B कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। और कैल्शियम है जी। तो B कॉम्प्लेक्स में 5 दिन देता हूँ दाने में मिला के। अच्छा। कैल्शियम 5 दिन देता हूँ। ये रेगुलर चलने वाला दवा है? हाँ, सारे 5 दिन दाने में 5 दिन मिला के देता हूँ कैल्शियम। फिर अगले दिन 5 दिन में पानी में मैं कोई एंटीबायोटिक देता हूँ जी। और फिर उसके बाद में विमराल 5 दिन दे देता हूँ। फिर 5 दिन मैं E-केयर से देता हूँ। फिर आप 5 दिन देखोगे तो नेफ्रोटैक देता हूँ। अच्छा। जो किडनी रिफ्रेशर होता है। और फिर अगले 5 दिन मैं आपको लिवर टॉनिक देता हूँ। अच्छा। ये सारी चीजें मेरा रूटीन वाइज है, मतलब रेगुलर देना है इनको। और लास्ट हाँ, मैं कभी ऐसा कभी अभी आप मेरा दाना बनेगा मेरा तो आप देख लेना, उसमें मेरा आज अब जो शेड्यूल चल रहा है, एक दिन हमने B कॉम्प्लेक्स दिया है, 4 दिन और B कॉम्प्लेक्स देंगे, फिर ये खत्म होगा तो फिर कैल्शियम देंगे। हमने एक रूटीन मेंटेन कर रखा है सब कुछ कि अगले 5 दिन क्या देना है, फिर अगले 5 दिन क्या देना है। लास्ट में हम लासोटा वैक्सीन देते हैं, लासोटा एस्ट्रिन करके आता है, तो वो वैक्सीन हम देते हैं हर महीने। तो सर, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या कोई फार्मर भी देख रहे हैं जो भी फार्म करते हैं, तो कितने लोगों का शिकायत आता है कि अंडे का सेलिंग सही से नहीं हो पा रहा है, चाहे मुर्गियों का ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है। तो आपने इतने कम समय में इतने मुर्गियों का ग्रोथ, चाहे अंडे का भी सेलिंग आप कैसे करें, इसके बारे में कुछ तरीका बता दीजिए जो फार्मर देख रहे हैं वो गलती ना करें। देखिए, ये लाइफ स्टॉक का काम है जी। आप अगर लाइफ स्टॉक को पाल रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी जिस भी प्रोफेशन से आप रहे हों, लेकिन आपको अगर जिस नए प्रोफेशन को जोड़ रहे हैं, अपने आप को उसके साथ ढाल रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। मुझे पता है कि इनको क्या चाहिए, सुबह में क्या चाहिए, शाम को क्या चाहिए। इनकी आवाज़ से मैं पहचान जाता हूँ कि ये तकलीफ़ में है, इनको क्या चाहिए। मतलब बहुत 100% नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनको किस चीज़ की दिक्कत आ रही है। अच्छा, मैं क्या है बराबर अपने फार्म को विजिट करता रहता हूँ, अंदर बाहर देखता रहता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ। मैं एक मुर्गियों को वॉच करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और फिर मैं फार्म में अंदर मैं जो भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, जैसे फ़ैन कोई नहीं चल रहा है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं चलो कल दिखा लूँगा या कल ठीक कर लूँगा, ऐसा नहीं है। मैं एट ए टाइम ठीक करता हूँ उसे। और मैं सुबह और शाम उनके पानी के ड्रिंकर को साफ़ करता हूँ जिसमें वो पानी पीते हैं। दूसरा, इनका एग्जॉस्ट सिस्टम्स हैं, जो एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, उनका प्रॉपर ध्यान कि कोई बंद ना रहे। शेड में हवा प्रॉपर आ रहा है जा रहा है, उसका ध्यान, किधर से धूप पड़ रहा है और किधर से छाँव है, उधर पर्दे गिराने हैं नहीं गिराने, उठाने। दिन भर का काम मेरा यही है। तो इसलिए मेरा ये ग्रोथ, और मैं इतने कम टाइम में मैं आपको ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बता रहा हूँ, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि मैं 100% अपना इसमें देता हूँ। मतलब जो भी कर रहे हैं उसके अलावा चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इसको फार्म दे रहे हैं, फार्म कर रहे हैं,
तो इसको आपको पूरा देना पड़ेगा। पार्ट टाइम में आप सोच रहे हैं, पार्ट टाइम का आप सोच के नहीं कर सकते हैं, हेल्पर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको खुद फार्म में उतरना पड़ेगा। आप वर्कर के को सोच के कि मेरा एक वर्कर है, 2 वर्कर है, 5 है, कर लेंगे करके ऐसा नहीं हो सकता है। जी जी, क्योंकि इनमें ये हाई डेंसिटी में है। जी जी, एक छोटी सी जगह पे आपको बहुत सारे मुर्गियों को रखना होता है। उसमें अगर एक को डिजीज हुआ तो वो फैल जाते हैं। मुर्गियों में बहुत सारी डिजीज होती हैं, रानीखेत होता है, गंभीरो होता है, CRD होता है, CCRD होता है, कोराइजा होता है। आपको बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसको आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जी, तो एक बार फैलने पे कईयों में फैलना शुरू हो जाता है। आपको ये भी देखना है कि उसमें परसेंटेज कितना है, मुर्गियों के परसेंटेज कितने हैं, उसमें मुर्गा कितना रखा हुआ है आपने। मेल आपको 10% ही रखना है, वो भी ध्यान देना है। जैसे गर्मी आ गई तो इलेक्ट्रो केयर में इनको पानी में देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करना। अच्छा, ये बहुत कॉस्टली नहीं है। ऐसा आप सोच रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं तो क्योंकि इन्हीं से आपको कमाना है। जी जी जी, आपको अगर इनसे कमा के 5% इन्हीं में खर्च करने में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं दाना दे के इनसे प्रोडक्शन ले लूँगा तो नहीं हो पाएगा। आपको अपने ही जेब, आपको लग रहा है कि मेरे जेब से 5% इनको जा रहा है, नहीं, ये देती हैं तभी आप 5% दीजिएगा, उससे बढ़िया बेटर रिजल्ट देगा। इसी वजह से जो मैं मेंटेन करता हूँ, यही वजह है कि मेरी हैचेबिलिटी 90% क्रॉस कर चुकी है। 85, 86, 87, 90% तक मेरा हैचेबिलिटी है इस गर्मी में भी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा। कोई स्टार्ट करना चाहे तो कितने मुर्गियों से स्टार्ट कर सकता है और फार्म कैसा बनवाए, इसके बारे में कुछ बता देते हैं आप। हाँ, फार्म देखिए, फार्म आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेहतर फार्म यही होगा कि जो इकड़ी होती है, खर होता है जिसको खरई कहते हैं हमारे यहाँ, बांस बल्ली से भी आप बना सकते हैं प्रॉपर। आपको उसकी साइज थोड़ी छोटी पर रखनी पड़ेगी और अंदर का जो स्पेस है उसको प्रॉपर रखना पड़ेगा, 26 के आसपास में। और वो मुझे लगता है कि अगर आप इतना बड़ा फार्म मेरे जितना 98 फीट का है, वो आपको टोटल खर्च उस पे फार्म पे और अंदर फीडर ड्रिंकर रखने तक, सारा सिस्टम लगाते तक आपको 1 लाख रुपए के खर्च में बन जाएगा। मेरा तो 7 लाख रुपए के आसपास का लगाया था पूरे सब का। जी, तो कितने मुर्गियों से कोई स्टार्ट कर सकता है अगर आप डिपेंड है कि आप कितना, लेकिन शुरू के दिनों में मुझे लगता है कि 400-500 के आसपास। हाँ, 400-500 बढ़िया नॉलेज उस पे होगा। हाँ, नॉलेज हो जाने के बाद हाँ, जी, आप पहले नॉलेज ले लो। 400-500 खुद से ब्रूडिंग करो आप। ब्रीडिंग नहीं, ब्रूडिंग, खुद से ब्रूड करो आप। एक दिन का बच्चा आप लाओ हैच से, और उसके बाद में खुद से ब्रूडिंग करो आप। उसमें ब्रूडिंग में भी 7 दिन 8 दिन में आप सीखेंगे। उसके बाद में आप उसको रखो, क्योंकि छोटे बच्चे लाएंगे तो वो आपके एटमॉस्फेयर में ढलेगा। यहाँ का पानी, यहाँ का हवा, वो एटमॉस्फेयर में ढलेगा, तो बाद में जब बड़ा होगा तो मरने या फिर उसका कैजुअलिटी नहीं होगी। ये सारी 400-500 तक आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर। और कोई फार्मर जो देख रहा है, अगर कोई उसको अंडे सेलिंग करने में या मुर्गियों को ग्रोथ करने में दिक्कत हो रहा है तो उनसे आपको सहायता कर सकते हैं। सर अगर आपको, हाँ जी बिल्कुल, अगर किसी तरीके की आपको लगता है कि मुझे किलो साइज के बच्चे मैंने क्रैलर के रखे हुए हैं लेकिन बिक नहीं रहा है, या फिर अंडे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ लेकिन कोई ले नहीं रहा है, और वो हैचिबल्स एग हैं, हैचिंग वाले एग हैं, डबल FG के हो चाहे किसके भी हो, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 100% मिलूंगा। अपने नंबर आप जब भी फोन करेंगे मैं आपको मिलूंगा, और मैं आपको 100% कोशिश करूंगा कि आपको मदद में हो पाए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जैसा कि सर ने बताया, आपको अगर किसी प्रकार का मदद चाहिए, जब से कि आपका अंडा सेलिंग नहीं हो पा रहा है, मुर्गियों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, किसी चीज़ का बीमारी लग रहा है, तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में भी आपको दे दूंगा, थंबनेल पे भी दे दूंगा। आप संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया है। कोई भी तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं और आपके पास अगर बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। आप वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।